हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, जिसके चलते हुए हम लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी के क्रम में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन, हम लोगों ने उससे संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में, एंजाइम्स और हार्मोन्स के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, पैरा हार्मोन्स क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, सिनर्जिज्म क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं जिसमें एंडोक्राइनोलॉजी के संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगी। जैसे जैसे आपका क्रम बढ़ता जाएगा, वो लेक्चर्स के नंबर्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और मैंने भी इस बात का ध्यान रखा हुआ कि आपका लेक्चर बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट में बनाया हुआ है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। इससे आपके छोटे भी समय भी कम लगेगा और साथ ही साथ आप अच्छा सा गेन भी कर सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक्स होगा वो हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग नॉर्मली जो है हाइपोफाइसिस ग्लैंड बोलते हैं और इसी को मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं। जैसा हम लोगों ने जाना भी कि मास्टर ग्लैंड जो हमारी होती हैं वो स्पेशली हम लोग किसको नाम देते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है वो एक फ्लेमिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रियास विसेलियस। इन्होंने 16वीं शताब्दी में ही क्या किया था, पिट्यूटरी टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो मास्टर ग्लैंड्स होती हैं, अथवा हमारी क्या होती हैं, हाइपोफाइसिस ग्लैंड्स के रूप में जानी जाती हैं। अगली बात अपने को ये देखने को मिलती है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग और क्या नाम देते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और उसी के साथ साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी हाइपोफाइसिस ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी हाइपोथैलेमस के थ्रू से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। और किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, तो वो देखने को मिलता है कि एक हाइपोफाइसियल स्टॉक हमारा होता है, जिस हाइपोफाइसियल स्टॉक के थ्रू से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड अथवा जो हमारी हाइपोफाइसिस ग्लैंड्स होती है वो उससे क्या होती है, कनेक्ट होती है। दूसरी बात अपने को देखने को मिलती है कि जितने भी यहाँ पर सिक्रीशंस होते हैं स्पेशली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो सारे के सारे जो होते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू से क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। उसी के बिहाफ पर अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इन दोनों की जो स्टडी होती है हम सेपरेट अलग अलग करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल सिस्टम। जिसको हम लोग जो नाम देते हैं वो हमारा होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल सिस्टम होता है। इट मीन्स इसमें हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को सेपरेट स्टडी करते हैं, दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। इस बिहाफ पर इसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल सिस्टम नाम दिया गया। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। और ऐसा भी देखने को मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा भी जो हमारी एक ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड को हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ये पीनियल ग्लैंड भी हमारी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड के रूप में क्या होती है, कंसीडर की जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को और भी हम लोग क्या नाम देते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हमको देखने को मिलता है कि इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी कि हाइपोथैलेमस जो हमारी होती है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। इसके वेट की बात करते हैं तो इसका जो वेट होता है वो लगभग 0.5 ग्राम के आसपास होता है। इसके शेप की बात करते हैं तो जो मटर का दाना अथवा जो मक्के का दाना होता है उसके आकार की होती है। इसकी साइज़ देखने को मिलती है कि लगभग 1.3 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है, ये देखने को मिलता है। और ये देखने को मिलता है कि जो वोमेन जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होती है, स्लाइटली थोड़ा सा क्या होती है, ये लार्जर साइज़ की देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में क्या होती हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो हमारी क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो हाइपोथैलेमस से क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है और जिसके थ्रू से ये जुड़ी हुई होती है वो हमारा क्या होता है, हाइपोफाइसियल स्टाक होता है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक तरह की
बोन पाई जाती है, जिस बोन को हम लोग स्फेनॉइड बोन बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब इसके बीच में जो गड्ढा देखने को मिल रहा है, ये गड्ढा जो होता है, जो होल होता है उसके स्फेनॉइड बोन के और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो सेला टार्सिका बोलते हैं कि हमारा क्या होता है, सेला टार्सिका होता है। इस फिगर को भी आप बेहतर और अच्छे तरह से जानते होंगे, क्योंकि इस फिगर का जो जिक्र है हम कई बार आपको बता चुके हैं। हम लोगों ने इसको हाइपोथैलेमस में भी देखा था, और आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी ये फिगर देख रहे हैं। जब हम लोग आगे चल कर के जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड के रूप में पीनियल ग्लैंड होती है, जब इसको पढ़ेंगे तब भी हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से एपिथैलेमस से जो हमारी एपिफाइसिस स्टॉक होती है, उससे किस तरह से हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है वो जुड़ी हुई होती है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती है, हाइपोफाइशियल स्टॉक के थ्रू से क्या होती है, कनेक्ट होती है। लोकेटेड जो होती है वो सेला टार्सिका रीजन में, और कहाँ पर, जो हमारी स्फेनॉइड बोन होती है। अगर हम इसकी वर्जिन की बात करते हैं कि जो इसका एम्ब्रियोलॉजी होता है उसके बिहाफ पर जो इसको कितने पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ऐसा अपने को देखने को मिलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बिहाफ पर जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, इसके दो लोब देखने को मिलता है। जिस लोब में देखने को मिलता है, एक लोब जो होता है एंटीरियर लोब, जिसको हम लोग एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। दूसरा जो लोब होता है इसका पोस्टीरियर लोब, जिसको हम लोग जो नाम देते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। और इस लोब में भी देखने को मिलता है कि हमारे कई सारे क्या होते हैं, पार्ट पाए जाते हैं। जिसमें देखने को मिलता है जो हमारा एंटीरियर लोब होता है, इसमें पार्स डिस्टाइलिस होता है, पार्स इंटरमीडिया होता है, और अगला जो लास्ट वन होता है वो हमारा क्या होता है, पार्स ट्यूबरैलिस होता है। उसी के बिहाफ पर अपने को देखने को मिलता है जो हमारी पोस्टीरियर लोब होती है। इस पोस्टीरियर लोब को, जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, इसमें देखने को मिलता है कि जो पहला पार्ट होता है पार्स नर्वोसा होता है, फिर क्या होता है इन्फंडिबुलम होता है, और लास्ट वन क्या होता है, मीडियन एमिसेंस होता है। इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर समझें तो यहाँ पर क्या है, उसका एक कंप्लीट जो मार्फोलॉजी है ये बनी हुई है। अगर हम इसकी मार्फोलॉजी के बिहाफ पर समझें कि यहाँ पर किस तरह का जो स्ट्रक्चर्स होता है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी एंटीरियर लोब होती है, इस एंटीरियर लोब में देखने को मिलता है कि मीडियन एमिसेंस होता है, जो एंटीरियर लोब होता है उस एंटीरियर लोब में ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पार्स ट्यूबरैलिस होता है, पार्स इंटरमीडिया होता है, और क्या होता है, पार्स डिस्टाइलिस होता है। लेकिन वहीं पर जो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है उसमें देखने को मिलता है कि मीडियन एमिसेंस होता है, इन्फंडिबुलम होता है, और हमारा क्या होता है, पार्स नर्वोसा होता है। तो इस तरह से तीन पार्ट इसमें देखने को मिल गया और तीन पार्ट इसमें। तो टोटल जो तीन पार्ट होते हैं वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको हम लोग एडेनोहाइपोफाइसिस का नाम देते हैं, और तीन ही पार्ट जो हमारा होता है वो किस में होता है, हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी वर्जिन देख लेते हैं कि इसकी वर्जिन कैसी होती है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनकी वर्जिन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखने को मिलता है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें मेनली तीन लोब्स पाए जाते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक मिडिल लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो एंटीरियर लोब की जो वर्जिन होती है वो एंडोडर्मल होती है। मिडिल लोब और जो हमारा पोस्टीरियर लोब होता है, इन दोनों की जो वर्जिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी वर्जिन कहाँ से होती है। स्ट्रक्चर्स को भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग सबसे पहले पार्ट को पढ़ेंगे जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको हम लोग एडेनोहाइपोफाइसिस अथवा इसी को हम लोग पार्स ट्यूबरैलिस का भी नाम देते हैं, इसी को हम लोग पार्स ट्यूबरैलिस भी बोलते हैं कि हमारा क्या होता है, पार्स ट्यूबरैलिस भी होता है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है जो रैदके पाउच होता है, यह रैदके पाउच जो रिलेटेड होता है वो कहाँ से होता है, जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है। ये क्वेश्चन ELT 2018 में पूछा गया था। ELT 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि जो रैदके पाउच होता है वो किसके से रिलेटेड होता है। तो उसमें देखने को मिलता है कि जो हमारी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होती है उससे क्या होता है, रिलेटेड होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रैदके पाउच क्या है। तो मैंने पूरा का पूरा रैदके पाउच के बारे में लिखा है। क्यों? बिकॉज रैदके पाउच इज एन, जो रैदके पाउच हमारा होता है वो क्या होता है, एक हमारा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होता है।
ये क्या होता है? रथ के पाउच इज एन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट डेवलप इन द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है जिसमें ये डेवलप होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, जिसको एक जर्मन जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था एम.एच. रैदे। इनका नाम ही था एम.एच. रैदे। इन्होंने एम.एच. रैदे ने क्या किया था, इन्होंने एक बताया था इट डिराइव फ्रॉम इन्वेजिनेशन ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी, कि जो हमारी बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, इट मीन जो बक्कल कैविटी और फेरेंक्स का जो रीजन्स होता है उसमें क्या होती है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है, जो रद के पाउच होता है ये क्या होता है वहाँ पर डेवलप होता है, जिसको एम.एच. रैदे ने सबसे पहले क्या किया था, जो कि एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले इसको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जो हमारा बक्कोफेरेंजियल कैविटी का रीजन होता उसमें सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट किया था, जिसके बिहाफ पर जो इसका क्रेडिट होता है वो जो वैज्ञानिक एम.एच. रैदे को जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि एलटी 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हमारे कई तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसमें सबसे पहला हार्मोन्स जो होता है एस.टी.एच. अथवा जी.एच. एस.टी.एच. का मतलब होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, अथवा जिसका दूसरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन्स लिखा गया है। दूसरा जो है ए.सी.टी.एच. है। ए.सी.टी.एच. की बात करते हैं तो इसको हम लोग एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं। तीसरा जो है वो टी.एस.एच. है, जिसको हम लोग थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। चौथा जो है वो एफ.एस.एच. है, जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ये टी.जी.टी. 2010 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस टी.जी.टी. 2010 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ.एस.एच. जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ से रिलीज होता है। तो ये रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, अथवा जिसको हम लोग एडनो हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं। फिर एफ.एस.एच. के बाद अपने को देखने को मिलता है जो आता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, जिसको एल.एच. बोलते हैं। एक पी.आर.एल. होता है जिसको हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन, अथवा इसी का नाम होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसी को लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। लास्ट वन जो होता है वो हमारा एम.एस.एच. होता है, जिसको हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो इस तरह से देखने को मिला कि टोटल जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो 7 होते हैं। एक बात ये भी है कि जो हमारा एम.एस.एच. हार्मोन्स होता है, जो पिट्यूटरी होती है, उस पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब होता है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी का जो ये मिडिल लोब होता है, जो यहाँ पर ये मिडिल लोब देखने को मिल रहा है, इस मिडिल लोब से क्या होता है, एम.एस.एच. जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि हमारा ये हार्मोन्स रिलीज होता है। इसी के बिहाफ पर मैंने सातों के सातों हार्मोन्स को एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से दिखाया। अब हम लोग उसमें सबसे पहले हार्मोन्स की बात करेंगे। जो हमारा हार्मोन्स कौन सा होता है, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन्स हमारा हो गया वो कौन सा हो गया, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें लिखा है द चीफ फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज एक्ट एज हार्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ। सिंपल टर्म में अगर समझा जाए तो जो हमारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है, वो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है जो कि ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगली बात अपने को देखने को मिलती है कि जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को, मल्टीप्लिकेशन को, डिफरेंशिएशन को, और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस की फेनोमेना को क्या क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए। और जो ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है ये बेसिकली अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है, इस थायरॉयड ग्लैंड से क्या होते हैं, ये हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज होता है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन अथवा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, जब इसका सिक्रीशंस कम होता है, लो अमाउंट में इसका सिक्रीशंस होता है, लो का मतलब होता है हाइपो सिक्रीशन, अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको जो नाम देते हैं वो हाइपर सिक्रीशंस बोलते हैं। तो हाइपो सिक्रीशंस में क्या देखने को मिलता है कि अर्ली स्टेज में, इट मीन्स चाइल्डहुड स्टेज में, एक तरह का डिसऑर्डर्स होता है जिसको हम लोग ड्वार्फिज्म का नाम देते हैं। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन।
इसको हम लोग बौनापन बोलते हैं। वहीं पर एडल्ट स्टेज में देखने को मिलता है कि इसको हम लोग जो नाम देते हैं साइमन डिजीज बोलते हैं अथवा प्री मैच्योर एजिंग बोलते हैं। इसमें ये देखने को मिलता है कि जो ओल्ड मैन के सिम्टम्स होते हैं वो एडल्ट कंडीशंस में क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जो होता है व्यक्ति जो होता है वो समय के पहले ही क्या होता है अपने को बूढ़ा दिखाई देने लगता है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है जो हमारा डॉर्फिज्म होता है, इस डॉर्फिज्म को हम लोग एक नाम और भी देते हैं जिसको हम लोग एटियोलियोसिस का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो TGT 2005 में पूछा गया था कि जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है उसमें से जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स होता है चाइल्डहुड स्टेज में कौन सी बीमारी होती है जो कि इन केस में हाइपोसिक्रेशंस की वजह से देखने को मिलता है। तो चाइल्डहुड में जो होता है वो डॉर्फिज्म होता है और उसी बौनेपन का जो पार्ट होता है हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं उसको क्या नाम देते हैं एटियोलियोसिस बोलते हैं। वहीं पर दूसरी बात है कि यदि इसके ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हाई अमाउंट में होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं हाइपर सिक्रेशन। कम होगा तो हाइपो बोलेंगे और ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं हाइपर सिक्रेशंस बोलते हैं। अब हाइपर सिक्रेशंस में देखने को मिलता है कि हाइपर सिक्रेशंस भी जो होता है वहाँ से क्या होता है एडल्ट में, और साथ ही साथ क्या होते हैं कि जो एडल्ट कंडीशन होती है और एडल्ट कंडीशन के साथ साथ जो हमारी चाइल्डहुड की कंडीशंस होती है उसमें भी क्या होती हैं दो तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो चाइल्डहुड कंडीशन में जिसको हम लोग गिगेंटिज्म अथवा जाइंट बॉडी बोलते हैं, इसमें जो बॉडी होती है वो क्या होती है काफ़ी भीमकाय दिखाई देने लगती है। मतलब बचपन में ही देखने को मिलता है कि जो बॉडी होती है वो काफ़ी क्या होती है उसमें भीमकायकता आ जाती है। जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी मोटा और क्या होता है काफ़ी हैवी वेट का देखने को मिलता है। वहीं पर एडल्ट कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो एडल्ट कंडीशन होती है वहाँ पर जो डिसऑर्डर्स होता है उसको एक्रोमेगैली बोलते हैं, उसको एक्रोमेगैली का नाम देते हैं। और एक्रोमेगैली की जो कंडीशंस होती है वो किस तरह से होती है और जो हमारा हार्मोन्स गिगेंटिज्म होता है वो किस तरह से होता है, इसमें मैंने मेंशंस भी किया है। इफ़ जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशन जो होता है ज़्यादा होने लगता है तो ग्रोथ पीरियड टाइम में देखने को मिलता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है उसकी हाइट में। और फिर साथ ही साथ देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक बीमारी काज हो जाती है जिसको हम लोग गिगेंटिज्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन TGT 2005 में क्या हुआ है पूछा गया है। और अगली बात जो हम लोग एक्रोमेगैली की बात करते हैं तो एक्रोमेगैली की कंडीशंस में ये देखने को मिलता है कि इसमें जो हार्मोन्स होता है जब ज़्यादा अमाउंट में, इट मीन्स लार्ज अमाउंट में क्या होता है इसका सिक्रेशंस होने लगता है, वो भी कब ग्रोथ पीरियड में, जब व्यक्ति जो होता है अथवा जो एडल्टहुड कंडीशन में जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र जो है लगभग 17 से 21 साल की हो तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है कि जबड़ा और जो लोअर बोन्स होता है वो इंक्रीज कर जाता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है फिंगर और हैंड और साथ ही साथ जो फीट होते हैं वो भी क्या होते हैं काफ़ी इनलार्ज हो जाते हैं। और इनलार्ज होने की कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या होता है डिसऑर्डर्स काज हो जाता है जिसको हम लोग एक्रोमेगैली बोलते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग देखिए कई बार पूछा गया है कि एक्रोमेगैली की जो कंडीशंस होती है वो किस स्टेज में देखने को मिलती है, तो ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशंस की वजह से देखने को मिलता है। वो भी किस में देखने को मिलता है, तो स्पेशली ये देखने को मिलता है एडल्टहुड कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो ये PGT 2004 में भी पूछा गया है, जो RPSC 2013 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्या हुआ है ये पूछा गया है। और इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है वो कैसा हो जाता है, तो इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उसका जो फेस का अपीयरेंस होता है वो गोरिल्ला लाइक हो जाता है, जिसमें देखने को मिलता है कि जो हैंड होते हैं और जो लेग्स होते हैं, इट मीन्स हाथ और पैर जो होते हैं वो क्या होते हैं काफ़ी लंबे दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो हम लोगों ने देखा वो ग्रोथ हार्मोन्स को पूरा का पूरा पढ़ा। तो हम लोग अब इतना ही इस सेशन में रखते हैं ताकि आपका जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए क्योंकि जो मैंने अपना लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनाया हुआ था उसमें मैंने केवल ग्रोथ हार्मोन्स तक ही पूरा का पूरा पढ़ाया था। तो मेरे ख्याल से आपको ग्रोथ हार्मोन्स तक यहीं तक इस वीडियो को हम लोग रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आपका वीडियो होगा इसको हम लोग 3 पार्ट में क्या करेंगे बनाएंगे, ताकि आपका जो पार्ट है वो काफ़ी लंबा भी ना हो, ताकि आप इसको कम समय में अच्छा गेन कर सकें, अच्छा नॉलेज ले सकें। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इसको अपने दोस्तों के साथ में जो हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उन सभी से
के पास में इसको शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ ये भी प्रयास करिए कि अगर आप उसको नोट्स भी बनाना चाहें तो आप मेरे साथ ही इसको नोट्स भी बना सकते हैं, या वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।